पहला चैप्टर है और व्याकरण में पहला चैप्टर आपका है वाक्य। आपको वाक्य पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है और रस पढ़ना है। व्याकरण में आपको इतना ही पढ़ना है। वाक्य से 3 नंबर का, पद परिचय से 4 नंबर का, वाक्य से 4 नंबर का और रस से आपको 4 नंबर। इस तरह से आपको कुछ है, आपको बोर्ड तो हिंदी व्याकरण में आपका 10th क्लास में वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं तो मैंने ऑडियो में समझा दिया था आपको, फिर से आज देख लीजिए। जैसे वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य। यहाँ पर है सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है कि अर्थ के साथ ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसका अर्थ निकलना चाहिए और वो व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित मतलब है कि सजा हुआ होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, समूह में होना चाहिए, यानी पूरा वाक्य होना चाहिए और जो अर्थ प्रकट करता है। ऐसा भी वाक्य नहीं जो कोई अर्थ नहीं देता है, अर्थ प्रकट नहीं करता है, तो उसको हम वाक्य नहीं कर सकते। तो सार्थक शब्दों का वह समूह यानी जो अर्थ देता है ऐसा शब्द होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए और समूह में होना चाहिए और पूरा अर्थ देना चाहिए, तो उसको जो प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मधुरिमा विद्यालय जाती है, तो यहाँ स्पष्ट होता है कि मधुरिमा नाम का एक लड़की है, वो विद्यालय जाती है। तो यहाँ सार्थक शब्द हो गया मधुरिमा और व्यवस्थित हो गया कि उसके बाद विद्यालय है, उसके बाद क्रिया है जाती है और पूर्ण अर्थ भी प्रकट करता है कि एक लड़की जो है मधुरिमा वो विद्यालय जाती है। अगर हम इसको व्यवस्थित से हटा दें, पहले लिख देंगे जाती है, उसके बाद लिख देंगे मधुरिमा, उसके बाद फिर विद्यालय, तो अव्यवस्थित हो जाएगा और इसका अर्थ ढंग से प्रकट नहीं होगा, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, सजा हुआ नहीं होगा। इसलिए जो है इस तरह से होना चाहिए, व्यवस्थित भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए और पूर्ण अर्थ भी देना चाहिए। अब वाक्य के 2 अंग होते हैं, इसमें एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं तो उद्देश्य जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब चलिए विधेय, तो विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसको विधेय कहते हैं। अब रही बात कि यहाँ पर दोनों को साथ मिला करके लिख दिया गया है, जैसे उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में है कोयल, विधेय है मधुर गाती है, कोयल मधुर गाती है। अब उद्देश्य यहाँ पर जो है वो जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो मधुर गाती है। कौन गाती है? कोयल गाती है। तो कोयल के विषय में कहा गया कि भाई कोयल गाती है, तो इसलिए यहाँ कहा कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो कोयल के बारे में कहा जा रहा है कि कोयल गा रही है। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए तो उद्देश्य क्या कर रही है? गा रही है। तो उद्देश्य के विषय में गाना गा रही है हो गया, इसलिए ये आपका कोयल उद्देश्य हो गया और विधेय जो है मधुर गाती है, विधेय हो गया। अब चलिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। उसमें से एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब चलते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं तो सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है उसको सरल वाक्य कहते हैं। अब रही कि इसमें कर्ता क्रिया के साथ कर्म भी होता है। कर्म यानी ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट और वर्ब यानी क्रिया। तो सरल वाक्य में क्या होता है? सरल यानी साधारण, सिंपल सेंटेंस, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, बीच में आपको जो है वो कर्म भी हो सकता है, पूरक भी हो सकता है। तो इस तरह से जैसे वाक्य होगा तो उसको हम सरल वाक्य कहेंगे, यानी सीधा साधा वाक्य को हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आयुष किताब पढ़ता है। आयुष नाम का एक लड़का है जो किताब पढ़ता है। आयुष यहाँ कर्ता हो गया, पढ़ने वाला कौन पढ़ रहा है? आयुष पढ़ रहा है, तो आयुष कर्ता हो गया, क्रिया पढ़ता है और ऑब्जेक्ट जो कर्म है वो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो ये आपको कर्म हो गया। तो इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया है। तो इस तरह से ये सरल वाक्य है, इसमें इधर उधर
संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में होता क्या है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। उपवाक्य मतलब एक वाक्य थोड़ा सा गया, उसके बाद वो दूसरा वाक्य उसको ज्वाइंट हो गया, तो उसको हम उपवाक्य कहते हैं। यानी दो वाक्य और इस तरह से जुड़े होते हैं और किसी योजक से जुड़े होते हैं। योजक मतलब जोड़ने वाला, जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, क्योंकि, इस तरह से यदि योजक जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हम उसको संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जुड़ा होना यानी जॉइंट। संयुक्त मतलब होता है जॉइंट यानी जुड़ा होना। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होता है और उसको बीच में जोड़ने वाला योजक होता है। जैसे मेघ छाए और वर्षा होने लगी, तो मेघ छाए और यहाँ जो है संयोजक है और जोड़ रहा है, यानी बादल छाया, मेघ यानी बादल, और वर्षा होने लगी। तो एक वाक्य आया आपको मेघ आए छाए और दूसरा वाक्य है वर्षा होने लगी। बीच को जोड़ने वाला कौन है, और है। किंतु रहेगा, परंतु रहेगा, तथा रहेगा और क्योंकि रहेगा, इसलिए होगा। इस तरह से वाक्य में यदि कहीं योजक रहेगा तो उसको हम जब समझ लेंगे कि दो वाक्य को जो जोड़ता है उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब तीसरा नंबर में है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब है कि मिश्रण यानी मिला हुआ। तो दो या दो से अधिक वाक्य उसमें मिले होते हैं और इसका जो चिन्ह होता है वो यदि, तो, जैसे, तैसे, जो, सो, जो, वह, इस तरह से चिन्ह अगर रहेगा तो उसको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य यानी मिला हुआ। तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य, उपवाक्य मतलब हम यहाँ पर समझा दिए कि उपवाक्य किसे कहते हैं कि एक वाक्य अधूरा बोलता है, दूसरा वाक्य जो है उसको पूरा करता है। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो मालिक ने कहा, एक वाक्य हो गया, कल छुट्टी रहेगी दूसरा वाक्य हो गया। तो एक वाक्य जो है मालिक ने कहा, तो ये पहला उपवाक्य हुआ, दूसरा है छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी, दूसरा उपवाक्य हो गया। तो इसी तरह से जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित मतलब उस पर निर्भर हो, उसी पर आश्रित होना चाहिए, तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में योजक युग्म होते हैं। युग्म मतलब जोड़ा होता है, जैसे जैसे रहेगा तो तैसे रहेगा, ऐसे है तो वैसे रहेगा। तो इस तरह से जैसे यहाँ जो, सो, जो, वह, जैसे, तैसे, यदि, तो, यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि यदि मैं परिश्रम करता, यदि मैं परिश्रम करता, एक वाक्य हो गया, तो अवश्य सफल होता। तो यहाँ पर लगा है, यदि है और तो है, दो है, इस तरह से, तो इसको हम मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे एक वाक्य और लेते हैं, यह वही विद्यालय है जिसमें मेरा भाई पढ़ता है, या वही बालक है जिसको बैल ने मारा था। तो इस तरह से यदि इस तरह से वाक्य को यदि होगा तो हम उसको मिश्र वाक्य कहेंगे। तो लगता है बच्चों कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, कोई त्रुटि होगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो रही बात कि मैंने ऑडियो में इसको पढ़ा दिया था और आज कुछ और शॉर्ट फॉर्म करके जो है वो बोर्ड में आपको बता रहा हूँ, आप इसका वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह से वाक्य आपको हो जाता है, कंप्लीट होता है और इसका कुछ अभ्यास करने की जरूरत है। आपके पास बुक होगा तो अभ्यास करेंगे। जैसे सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे, या संयुक्त वाक्य है तो मिश्र, ये अगर संयुक्त वाक्य है तो मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर यदि मान लीजिए संयुक्त वाक्य है, मेघ छाए और वर्षा होने लगी, इसको हम सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे, तो मेघ छाए वर्षा होने लगी, और को हटा देंगे तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। यदि यहाँ पर यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो जो यदि और तो को हटा देंगे तो सरल वाक्य में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कभी-कभी वाक्य में आपको चेंजिंग करने के लिए देता है और कभी परिभाषा पूछा नहीं जाता। जब तक परिभाषा आप याद नहीं रहेगा तब तक उसके विषय में आप जानेंगे नहीं, इसलिए परिभाषा आपको याद करना होगा और याद करके आप इसको अभ्यास जो दिया है आपकी पुस्तक में, आपकी किताब में, तो उस अभ्यास को भी करना है। इस तरह से आज हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर संपन्न होता है। ऐसे मैंने आपको
पढ़ा दिया है, पद परिचय मैंने पढ़ा दिया, तो ऑडियो में पढ़ा दिया, अब वीडियो में आप भी देख लेंगे। तो इस तरह से आपका एक व्याकरण में एक चैप्टर बचा हुआ है और वो है रस। तो रस अगर मान लीजिए कि उस दरमियान आपका इसको खुल जाता है तो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, और नहीं अगर समय बच जाता है तो फिर मैं ऐसे ही ऑडियो वीडियो करके पढ़ा दूंगा। और हिंदी गद्य विभाग में आपको चैप्टर 10, 11, 12 अभी तक मैंने पढ़ा दिया, लगता है कि हाफ ईयरली से अधिक ही पढ़ा दिया। और पद्य भाग में भी जो है सूरदास के पद और इधर एक पोएम, ये भी 2 पोएम और पढ़ाया है मैंने अभी तक जितना चल रहा है। हमको आशा है कि आप वो कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। इस तरह से आप लिखते जाइए, आपको आसानी होगी। आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में